इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम लोगों ने देखा था, आज फ्लक्स देखने हैं। फील्ड लाइंस ऑब्लिक कर्व्स, पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखे थे लास्ट क्लास में। तो फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में देखो, ये क्वेश्चन है, समझो आता है कई बार। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है चार्ज? ये कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। क्यों भाई? फील्ड लाइंस निकल रहे हैं इसलिए। अच्छा, ये नेगेटिव है। ये मान लो Q1 चार्ज है और ये सपोज करो Q2 चार्ज है, तो मुझे बताओ कि Q1 अपॉन Q2 कितना होगा? 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। फील्ड लाइंस देख के बताने हैं Q1 अपॉन Q2 क्या होगा, जल्दी बताओ। फील्ड लाइंस को देख करके ही बताने हैं Q1 अपॉन Q2 रेशियो। एक Q1 है, दूसरा Q2 है, जल्दी से बताओ। बताओ भाई, जल्दी बताओ क्या होगा Q1 अपॉन Q2? नहीं समझ में आ रहा है? एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ, शायद याद आ जाए। कितना? 12/4। 12/4 मीन्स 3। देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि यहाँ पे अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, एक प्रॉपर्टी होता था फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एनी चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये एक प्रॉपर्टी लिखवाया था कि फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एनी चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं। तो इसके लिए फील्ड लाइन काउंट करो तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 फील्ड लाइन्स यहाँ एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पे फील्ड लाइन कितने हैं भाई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं इधर फील्ड लाइन्स, उधर 6 है। इसलिए यहाँ पे जो रेशियो लेंगे हम लोग Q1 अपॉन Q2, तो वो लेने पड़ेंगे। Q1 वैल्यू ये है, Q1 ये है, तो यहाँ पे 12 फील्ड लाइंस हैं और यहाँ पे फील्ड लाइन 6 हैं। लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव लोगे क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइन निकल रहे हैं, इसको नेगेटिव लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं, और इसलिए ये रेशियो आएगा -2। ये होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है 12 के प्रोपोर्शनल, एक नेगेटिव चार्ज है 6 के प्रोपोर्शनल। मतलब ये समझ लो कि ये ऐसे बोल सकते हो 12 × K और 6 × K। प्रोपोर्शनलिटी होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये होता था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसलिए 12 है तो 12 K हो गया, समझ लो, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और चार्ज में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसलिए ऐसा लिख सकते हैं Kn, डायरेक्टली लिख सकते हैं Kn। तो समझो ये K × 12 है, ये K × 6 है, बट ये नेगेटिव है, इसलिए ये रेशियो आया -2। सो उससे डबल है, इसलिए इधर 6 फील्ड लाइंस तो इधर 12 फील्ड लाइंस डबल है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए -2 आएगा रेशियो। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा -2। क्लियर है यहाँ तक? 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिख लो। जितने फील्ड लाइंस होंगे उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। चलो ठीक है भाई, समझ गए। अब थोड़ा और फील्ड लाइंस को हम लोग स्टडी करें तो देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड नेगेटिव का है, रेडियली इनवर्ड, और ये न्यूट्रल है, कोई फील्ड लाइंस नहीं क्योंकि ये कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है। समझो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स का है। तो अब ये देखो, यहाँ पे 2 चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पे +Q लिखा हुआ है या +Q लिखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों सेम चार्ज हैं या नहीं है? तो तुम देख रहे हो कि सिमेट्रिकल है, जितने फील्ड लाइंस इधर हैं उतने ही फील्ड लाइंस इधर हैं। इसलिए यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 रेशियो क्या हो जाएगा? बोलो, यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 रेशियो क्या होगा?
तो यहाँ अगर मान लो ये Q1 है और ये अगर Q2 है तो Q1 अपॉन Q2 रेशियो इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे काउंट करोगे जितने फील्ड लाइन है उतना ही यहाँ पे फील्ड लाइन है, इसलिए प्रोपोर्शनल होता है फील्ड लाइन के प्रोपोर्शनल, इसलिए ऐसा हो जाएगा, रेशियो विल बी इक्वल टू 1। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था Q1 और Q2, यहाँ पे भी फील्ड लाइन हम लोग काउंट करके और Q1/Q2 का रेशियो ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी काउंट करके देख लिया जाए भाई, काउंट करके बताओ क्या होगा Q1/Q2 रेशियो। दिस इज Q1, दिस इज Q2, दोनों प्लस है तो हमें चाहिए Q1/Q2 रेशियो। बताओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मान लो 13 हो गया। तो 1 2 3 4 5, हालांकि ये वाला को हम लोग काउंट नहीं करना चाहिए था, ये वाले को जो डार्क में है वही काउंट करना चाहिए, मीन्स इधर 12 है, ये 7 को नहीं काउंट करेंगे, इधर है हमारा 12 और इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 ही है, तो ठीक है भाई, फिर तो दोनों 12 है, इसलिए ये k इंटू 12 ये k इंटू 12 मिल करके ये 1 हो गया रेशियो। बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं है, तो 1 हो गया रेशियो इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। वो जो फील्ड लाइन दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये एक्सियल लाइन और ये इक्वेटोरियल लाइन, ये फील्ड लाइंस नहीं हैं, ये तो ऐसे डॉट 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 दिखाया हुआ है ना, फील्ड लाइन डार्क में दिखाया हुआ है। और अगर इसको काउंट करते हो तो ये 13 हो जाएगा, तो ये भी तो 13 हो जाएगा, तो भी रेशियो 1 ही आएगा। यहाँ डॉटेड है इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया, तो ये इसको भी नहीं, ये तो डॉटेड दिखाया जा रहा है कि ये एक्सियल लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। अगर इस डॉटेड को तुम फील्ड लाइन समझते हो तो इस डॉटेड को भी तो फिर समझना चाहिए था, फिर तो उस लॉजिक से नहीं लेंगे इसको, जो डार्क में दिखाया हुआ उसी को लेंगे। पॉजिटिव क्यों नहीं फील्ड लाइन होगी, फील्ड लाइन तो जरूर होगी, यहाँ भी फील्ड लाइन होगा, यहाँ भी फील्ड लाइन होगा, यहाँ भी फील्ड लाइन होगा। ये तो भाई जितना तुम दिखा रहे हो उतना इधर भी दिखा दो बस, क्योंकि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम है तो दिखा देंगे। और भी दिखा सकते हो, इधर दिखाओगे तो इधर भी दिखाओगे, सब पे दिखा सकते हो, लेकिन जितने फील्ड लाइन इधर दिखाओगे इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट उतने ही इधर भी दिखाने पड़ेंगे, तभी सिमेट्रिकल रहेगा। ऐसा थोड़ी कि यहाँ दोनों के बीच में यहाँ पे नहीं है फील्ड लाइन तो इसका मतलब यहाँ फील्ड नहीं है। अरे भाई कितना दिखाओगे, एक लिमिट ही तो दिखाओगे। अब 10 यहाँ दिखा रहे हो 10 वहाँ भी दिखा रहे हो तो समझ गए कि दोनों भाई सेम चार्ज है। ये नहीं कि यहाँ फील्ड लाइन नहीं है, यहाँ फील्ड लाइन थोड़ी नल पॉइंट थोड़ी है, ये फील्ड लाइन यहाँ भी टेस्ट चार्ज रखोगे तो इस पर भी ये फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगेगा ही इस पर। फील्ड लाइन्स तो यहाँ से चलेंगे ऐसे निकलेंगे, ये है न्यूट्रल पॉइंट। एक्सियल पे भी होगा और फील्ड लाइन यहाँ दिखाना चाहते हो ऐसे दिखाओगे भाई। तुम्हें पता ही है कि पॉजिटिव जब होते हैं तो फील्ड लाइन किस तरह से होते हैं, यहाँ बीच में न्यूट्रल पॉइंट है, ये इस तरह से समझो कि चलेगा फील्ड लाइन। यहाँ से भी चलेगा तो ऐसे चलेगा फील्ड लाइन, यहाँ से चल रहा है समझो ऐसे चल रहा है फील्ड लाइन, यहाँ चल रहा है ऐसे चल रहा है। बताया तो था एक दिन, बीच में है न्यूट्रल पॉइंट, इधर तो रहेगा ही। खुद सोचो यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये Q2 है रिपेल करेगा, Q1 है रिपेल करेगा, लेकिन उसका रिपल्सन कम है, इसका रिपल्सन ज़्यादा है। नेट तो एक ही डायरेक्शन में होगा वैसे भी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे भी ये भी रिपेल करेगा, दोनों रिपेल करेंगे, दोनों ही इस डायरेक्शन में करेंगे, तो नेट तो होना ही चाहिए इधर फील्ड। कहीं पे कन्फ्यूज़न हो आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, भाई ये Q2 है, ये इधर ऐसे रिपेल करेगा, ये वाला है इधर कम रिपेल्सन करेगा, दोनों का नेट निकालोगे तो ऐसे मिलेगा। ये होना चाहिए टेंजेंट टू द कर्व, तो टेंजेंट टू द कर्व है यहाँ पे ये देख रहे हो कि फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहे हैं, तो टेंजेंट टू द कर्व है ही। बोलो भाई क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो फील्ड लाइन, ये आया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये फील्ड लाइन जो दिख रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, चैप्टर 2 की बात है, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी दिखाया हुआ है और फील्ड लाइंस भी। ये जो दिखाई दे रहा है यही फील्ड लाइंस हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये फील्ड लाइंस है। पॉजिटिव और नेगेटिव पे तो ऐसे ही होता है, पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव, इसलिए जितना चार्ज इससे एसोसिएटेड होगा उतना ही उधर वाले से भी एसोसिएटेड होगा। इस तरह से देख रहे हो। तो डाइपोल का तो फील्ड लाइन वैसे भी तुम जानते हो, इसमें तो कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, ये सब तो जानते हो। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई।
पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज याद होगा इस तरह से। और ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल सिमेट्रिक है, इसलिए -1 होगा यहाँ रेशियो, Q1/Q2 -1 रेशियो होगा। यहाँ फील्ड लाइन सेम है, Q1/Q2 हो गया 1, पॉजिटिव चार्ज है 1 हो गया। यहाँ पे Q1 और Q2 का रेशियो क्या हो जाएगा -1, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसमें डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, निगेटिव से पॉजिटिव से निकल रहा है, निगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो रहा है, ये पॉजिटिव से निकल रहा है, निगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है। तो ये फील्ड लाइन ऐसा तभी होता है जब दो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता, दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ निकलता हुआ है। अगर दोनों निगेटिव होते तो ये इनवर्ड होता, बट फील्ड लाइन ऐसा ही दिखता। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो डाइपोल वही है, चार्ज रेशियो 1 -1 डाइपोल है। तो यहाँ देखो, इसके लिए बताओ, ये Q1 है, इधर Q2 है, तो बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। ये Q1 है, ये Q2 है, बताओ Q1/Q2 क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो Q2 है हमारा K × 8 समझो। और यहाँ पे देख रहे हो कि ये आकर के यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे -K × 8 समझें, यहाँ से निकल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो यहाँ पे हो गया K × 18, तो 18/8 ये हो गया, दैट इज 9/4, 9/4 माइनस में, क्योंकि एक से निकल रहा है दूसरे में जाके टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया -9/4, -9/4 ये रेशियो हो गया। क्लियर है यहाँ तक युवराज? इसके लिए, इस वाले डायग्राम के लिए बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। होना चाहिए रोशन, बस काउंट कर लेना है कितने हैं भाई। यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे जाकर टर्मिनेट हो रहा है, और जो नहीं टर्मिनेट, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है इसलिए सबको टर्मिनेट नहीं कर सकता, ये आके ऐसे हो जाता है, ये आगे आके ऐसे हो जाता है, तुम्हें पता ही है, ये तो बताया था क्लास में। चलो ठीक है, इसके लिए देखें ज़रा, इसके लिए देखो तो इसके लिए देख रहे हो कि यहाँ से निकल रहा है, यहाँ आके कुछ टर्मिनेट हो, मीन्स ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और ये कम निगेटिव चार्ज है। ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और ये समझो कि कम निगेटिव चार्ज है। यहाँ से फील्ड लाइन देखो जो निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 इसके फील्ड लाइन है, मीन्स यहाँ पे है +30। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 है, ये वाला तो नहीं हुआ, तो यहाँ -8 है। तो बस यहाँ पे अगर ये Q1 है और ये Q2 है, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे Q1/Q2 रेशियो, तो दिस विल बी इक्वल टू +30 है समझो, और यहाँ पे माइनस है 8, तो बस ये रेशियो हो जाएगा -30/8, दैट इज 15/4, तो ये रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, यहाँ से निकल रहा था, यहाँ जा रहा था। ठीक है भाई, ये भी समझ गए हम लोग। यहाँ देखो, ये 3 चार्ज हैं यहाँ पे, बीच वाला थोड़ा पॉजिटिव है चार्ज, बीच वाला यहाँ पे, अच्छा 3 वाला कहाँ गया? ये तो देख लिया था, ये था बीच वाला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव, सब एरो हैं आउटवर्ड, सारे एरो हैं आउटवर्ड, इसलिए सारे पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे देख लो कि इससे जो फील्ड लाइन है वो कितने हैं, तो ये काउंटिंग कर लेंगे, इनका काउंटिंग कर लेंगे भाई, ये इनका काउंटिंग कर लेंगे कि कितना हुआ, और इससे फील्ड लाइन जो निकल रहा है वो काउंटिंग कर लेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बस इतना ही है। इसमें भी देखो काउंटिंग करोगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 इसका है, इसका 9 है, इसका 6 है, और इसका देखोगे तो ज़्यादा भाई 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24, यहाँ पे +24 है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा तुम्हें, अगर मान लो एक Q1 है, इधर वाला बीच वाला Q2 है और ये वाला Q3 है, तो तुम्हें पूछेगा भाई Q1 is to Q2 is to Q3, इसका रेशियो बताओ क्या होगा। तो क्या करेंगे,
तो ये वाला +9 है, इसलिए समझो कि K9 है, ये भी पॉजिटिव है, तो K24 है, और ये वाला हमारा K×6 है। तो बस इसी का रेशियो बोल देंगे 3, 8 और ये 6 है। अच्छा, तो यही रेशियो छोड़ देंगे, यानी कि हो गया 9, 24 एंड 6। अच्छा, 3 से तो हो सकता है ना, 3 3 × 9, 8 एंड 2, ये हो गया रेशियो। ये रेशियो हो गया Q1:Q2:Q3 का, क्योंकि इधर हमारा 9 है, इधर 6 है, इधर हमारा बीच में आया था 24, तो इसलिए ये रेशियो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये डायग्राम तो क्लियर नहीं है, इसलिए वो कर नहीं पाओगे। ये तो समझ गए कम से कम, बोलो भाई, ये तो क्लियर है, दिख रहा है? चलो दिख रहा है, काम चलाना है। जब वाइट होता है ना, जब स्क्रीन वाइट होता है तो क्लैरिटी में कमी हो जाती है। इसका भी वैसे ही कर लोगे भाई, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर सेम फील्ड लाइन लग रहे हैं तो रेशियो हो जाएंगे 1। अगर सेम फील्ड लाइन लग रहे हैं तो रेशियो हो जाएंगे 1। बोलो, होगा ना ऐसे? सेम फील्ड लाइन लगी रहे हैं इसलिए रेशियो विल बी 1। आगे देखें, यहाँ पे 2 प्लेट हैं, देखो ये आएगा चैप्टर 2 में कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होता है, दूसरा नेगेटिव प्लेट, और दोनों भी पॉजिटिव से निकला, परपेंडिकुलर तो होते ही हैं। तुम्हें सबको पता है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। सरफेस पे तो परपेंडिकुलर होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगे और इधर हमारा नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट होंगे। और क्योंकि ये एक शीट ऑफ चार्ज है, इस तरह का शीट ऑफ चार्ज है, तो शीट ऑफ चार्ज से मान लो पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज है, तो इससे फील्ड लाइन जो निकलेंगे वो इस तरह से निकलेंगे, इधर भी निकलना चाहेंगे और इधर भी निकलना चाहेंगे। लेकिन इसके बगल में अगर एक नेगेटिव प्लेट रहेगा तो यहाँ से निकल करके सारे ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो ये सब तो हम लोग देखेंगे कैपेसिटर में भी और गॉस लॉ में भी देखेंगे, फील्ड ड्यू टू एनी प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो आज देखना भी है। फिलहाल अगर 2 प्लेट होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक से निकलेगा फील्ड लाइन और दूसरे में जाकर के टर्मिनेट करेगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो इस तरह से काम करेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे भी फील्ड लाइंस दिख रहे हैं, एक से निकला है तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह लग रहा है, जितना ये फील्ड लाइन है उतना ही यहाँ भी है, इसलिए ये रेशियो क्या होगा? -1। Q1/Q2 रेशियो क्या होगा? क्या होगा भाई? -1। जहाँ डाइपोल आएगा तो -1 रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही है, लगता है 3 और 3 इधर और इधर भी 3, वैसे ही है, -1 है। ठीक है भाई, और यहाँ पे नेगेटिव है, देखो नेगेटिव है इसलिए इनवर्ड है। अगर इसके और फील्ड लाइन अगर दिखाना चाहें तो हम लोग दिखा सकते हैं, और फील्ड लाइन भी दिखाना चाहें तो हम लोग दिखा सकते हैं। इसके नेगेटिव है, ये ऐसे दिखाता, ये ऐसे दिखाता, ये ऐसे होता तो इधर ऐसे होता, फिर और ये ऐसे फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं। थोड़ा सा दिखाए गए हैं इधर, वैसे ही इधर भी हम लोग दिखा सकते हैं। ये गलत कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे गलत कर दिया, ये स्ट्रेट रहता, ये स्ट्रेट रहता भाई। इस तरह से फील्ड लाइंस होते, लेकिन इसमें क्या होता? इनवर्ड होता। देखो भाई ये नेगेटिव है तो यहाँ पे सोचो, तो यहाँ पे होगा तो ये अपनी तरफ बुलाएगा भाई, इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये वाला अपनी तरफ ही बुलाएगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये बिल्कुल ऐसे होगा स्ट्रेट लाइन में। यहाँ वाला भी क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। यहाँ देखोगे टेस्ट चार्ज रख करके, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ, ये वाला भी नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ, डेट इज टोटल मिला करके अपनी ही तरफ, तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगा। यहाँ भी देखोगे तो वैसे ही बनेगा, यहाँ भी देखोगे तो भाई ऐसे बन रहा है, इसलिए फील्ड लाइन ये ऐसे जाएंगे, इधर से भी जाएंगे, और यहाँ पे बीच में बनेगा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा? Q1/Q2 रेशियो, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों सेम हैं और दोनों इनवर्ड ही हैं, इसलिए 1 रेशियो। -9 तो -9 हो गया भाई। वैसे ही यहाँ पे है प्लस, मान लो 7, तो इधर है +7, दोनों से निकल रहे हैं भाई, वही है चीज़, सेम बात है। इधर भी बीच में आ गया न्यूट्रल पॉइंट, बाकी सब वैसे ही। क्लियर है? ये तो डाइपोल है, और यहाँ पे देख रहे हो कि ये पॉजिटिव वाला है और सेम नंबर ऑफ लाइंस है, इसलिए ये रेशियो इज इक्वल टू 1। यहाँ पे रेशियो इक्वल टू 1, इधर रेशियो -1, तो ये सब तो देखा। चलो डाइपोल, यहाँ पे ये भी डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, फील्ड लाइंस दिखाने का अपना बुक
अपना अपना तरीका है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही है, इसलिए ये भी हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए Q1/Q2 वैसे ही 10 इधर फील्ड लाइन है तो 10 इधर भी है, इसलिए रेशियो हो जाएगा 1। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक प्लेट है। ऐसा मैंने होमवर्क में दिया था कि एक सीट है और दूसरा एक चार्ज है, ऐसा दिया था ना होमवर्क में। बोला था फील्ड लाइन ड्रॉ करो, बोला था ना भाई। तो इसके फील्ड लाइन निकलेंगे ऐसे 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 ऐसे। जाना तो है भाई परपेंडिकुलर, क्योंकि भाई कंडक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। फील्ड लाइन तो ऐसे रहेंगे, बाद में इधर जाकर के निकल जाएंगे ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। इस तरह से फील्ड लाइन बाद में। और इधर वाले और फील्ड निकालोगे तो ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा। इस तरह से चलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर चले जाओ अगर लार्ज डिस्टेंस पे जाएं तो सबको पता है लार्ज डिस्टेंस पे ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव होना चाहिए भाई, होना चाहिए ना, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव होना चाहिए लार्ज डिस्टेंस पे। इसलिए बहुत लार्ज डिस्टेंस पे चले जाओगे तो ये वाला सोचो कि इतना दूर अगर हम लोग बिल्कुल ब्लॉक कर दें तो आगे क्या दिख रहा है, देखो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड ही दिख रहा है। तो बाहर के लिए समझो कि पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे कर्वेचर मैटर करेगा क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्यू चार्ज है, यहाँ एक मेटेलिक प्लेट है। मेटेलिक प्लेट है तो यहाँ पे फील्ड लाइन यहाँ पे आकर के टर्मिनेट करेगा। समझो ये अनचार्ज मेटेलिक प्लेट था भाई, यहाँ निगेटिव इंड्यूस होगा तो उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा, ध्यान देना। और यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगे, पॉजिटिव से निकलेंगे, निगेटिव पे टर्मिनेट होंगे। ये बताया, ये होमवर्क दिया था मैंने बहुत पहले, होमवर्क दिया था 2-3 क्लास पहले। फील्ड लाइन ड्रॉ करने हैं तो इसके फील्ड लाइन ऐसे हो गए। अब ये देखो यहाँ जाके टर्मिनेट होगा ना, क्योंकि ये अगर अकेले होता तो फील्ड लाइन ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकालता। एक प्लेट आ गया तो भाई प्लेट पे परपेंडिकुलर टर्मिनेट होने हैं। पता ही है तुम्हें फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। तो एक मेटालिक प्लेट यहाँ रखा गया है तो इस पे जाके परपेंडिकुलरली यहाँ ये टर्मिनेट करेगा फील्ड लाइन, इसलिए ऐसे कर्व बनेगा। यहाँ पे रखोगे भी टेस्ट चार्ज, रख करके टेस्ट कर सकते हो ऐसे। अब इसके फील्ड लाइन इस तरह से निकल रहे हैं। लार्ज डिस्टेंस इधर का छोड़ दो तो लार्ज डिस्टेंस पे रेडियली आउटवर्ड, जैसे कि प्लेट ये था ही नहीं, समझो कि एक चार्ज ही था, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाएंगे और इस तरह से काम होगा। यहाँ से देखो निकलेगा परपेंडिकुलर, बट आगे जाकर के ये इस तरह से बेंड होगा कि जैसे लगे कि ये इस चार्ज से आ रहा हो, पॉइंट चार्ज। यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है तो इधर प्लस क्यू इंड्यूस हुआ है। पहले न्यूट्रल था कंडक्टर, अब भी न्यूट्रल है ये कंडक्टिंग शीट। ठीक है, ये तो मैंने दिखा दिया और ये बुक का दिखाया हुआ है। लिखने की ज़रूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बोलो भाई रोशन। ये देखो पॉजिटिव है, इसके फील्ड लाइन यहाँ पे ये एक मेटालिक शीट है, मेटालिक प्लेट है समझो। ये जो मेटालिक प्लेट है खाली यहाँ तक लाके दिखा दिया, इसके आगे का नहीं दिखाया। मैंने तुम्हें आगे का भी दिखाया था। इसके आगे के फील्ड लाइन इस तरह से चलेंगे भाई कि ये पॉइंट चार्ज की तरह हो जाए, पॉइंट चार्ज की तरह हो जाए, ऐसा होगा। यहाँ से जो निकलेगा वैसे चलेंगे और यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेंगे वो भी हमारे इस तरह से निकलेंगे। आगे चल करके ये भी लगेगा कि यहीं से आ रहा है। क्लियर है? इस तरह का आएगा क्वेश्चन तो कर दोगे भाई, 1 मार्क्स वाले आएंगे। बोलो भाई हो जाएगा? कोई बोल नहीं रहा है भाई। आदित्य? यस सर हो जाएगा। रोशन? रोशन हो जाएगा? ऐसना सिंघाल बोलो हो जाएगा? ऐसा बोल नहीं रहे हो भाई, कम बोलते हो तुम। सुना है केमिस्ट्री क्लास में ज़्यादा बोलते हो, फिजिक्स क्लास में कम बोलते हो, तो गड़बड़ बात हो जाएगी फिर। भाई तुम लोग को रिजल्ट देने हैं, बोला करो बीच में जब जब मौका मिले। ये तो क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ ये सब तो चलो, डाइपोल, पॉजिटिव चार्ज, यही वाला अभी वाला ये शीट, और ये है एक ऐसा प्लेट जिसमें एक समझो टावर लगा हुआ है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए?
अरे भाई कहाँ चले जाते हो, इतना दूर फेंक दिया मुझे। अच्छा ये देखो, इस पे ज़रा देखा जाए। यहाँ देख रहे हो कि ये एक प्लेट है पॉजिटिव और इस पे एक इस तरह से डंडा है, समझो टावर लगा हुआ, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो भाई यहाँ से तो फील्ड लाइन निकलेंगे ही ऐसे, फील्ड लाइन निकलेंगे ही ऐसे, यहाँ पे भी फील्ड लाइन निकलेंगे और यहाँ से जो निकलने वाले परपेंडिकुलर निकल करके ऐसे हो जाएंगे, यहाँ भी परपेंडिकुलर जो निकलेंगे ऐसे हो जाएंगे। इस तरह से चलेगा ही भाई, फील्ड लाइन निकलेगा परपेंडिकुलर, लेकिन आगे चल करके ये इस तरह से बेंड होंगे, निकलने हैं परपेंडिकुलर ही। तो ऐसे दिखाया हुआ है, वैसे इस तरह का नहीं पूछता, जनरली तुम्हारा एक चार्ज और एक प्लेट वाला पूछता है। फिर भी कहीं से भी आपको कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, करना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है और आगे चल करके ऐसे करने हैं जिस तरह से कि ये पॉइंट चार्ज हो जाए, इसलिए कर्व बनाने पड़ेंगे। आगे चल करके ऐसा होना चाहिए जैसे कि ये एक चार्ज था और इसके सेंटर से अवे दिखाएंगे। तो लार्ज डिस्टेंस पे जा करके ये इस तरह से हो जाएगा, 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 आगे चल करके ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ से फील्ड लाइन जो निकलेंगे इस तरह से हो जाएंगे, बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएंगे, बहुत लेकिन लार्ज डिस्टेंस पे जा करके। ये आगे जा करके ऐसे बेंड होंगे, ये आगे जा करके ऐसे बेंड होंगे, ये ऐसे बेंड होंगे, इस तरह से चलेंगे, फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। लेकिन ऐसा कॉम्प्लिकेसी वाला आपको नहीं देगा, आपको सिंपली वही देता है, ये वाला शीट एक तरफ, ये समझो, या फिर डाइपोल का, ये सब। तो मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ बस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो वही था, ये वही था, ये वाला भी वही है। एक तरफ ये इस तरह का शेप का आ गया नेगेटिव और ये है पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट। ये पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट है भाई, तो ये पॉजिटिव है, इस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है। यहाँ से देखो निकल रहा है, ये पॉजिटिव सरफेस यहाँ से निकल रहा है और यहाँ इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी परपेंडिकुलर, इधर से भी परपेंडिकुलर, निकलते जाएंगे भाई। यहाँ से ये बेंड होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज कंडक्टर है, इसलिए ये बेंड होकर के इसके सरफेस पे पॉजिटिव नॉर्मली टर्मिनेट होगा, नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस, इस तरह से जाके टर्मिनेट होगा। और देख रहे हो इस तरह से बना हुआ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ से फील्ड लाइन निकला, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब मान लो यहाँ पे -2 माइक्रोकुलम है और ये वाला मान लो है +5 माइक्रोकुलम, तो ओवरऑल कितना हो गया, +3 माइक्रोकुलम। ओवरऑल क्या हो गया, +3 माइक्रोकुलम। इट मीन्स एट लार्ज डिस्टेंस पे जाकर के फील्ड ऐसे होगा एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम +3 माइक्रोकुलम, क्योंकि इसके इधर यहाँ सेंटर पे +5 और -2 डेट इज +3 है। तो +3 के अकॉर्डिंगली जो होना चाहिए वैसा ये इधर लार्ज डिस्टेंस पे हो जाएगा। पास में ये मैटर करेगा, पास में ये मैटर करेगा कि कौन कितना चार्ज है और किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव है। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही टर्मिनेट करने हैं, तो ये सब वैसा ही है। डाइपोल ये 2 प्लेट वाला देख ही लिया तुमने, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। ये रहा पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये वही है, एक पॉजिटिव है समझो, एक नेगेटिव है। नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है, तो फील्ड लाइन ऐसे बन जाती है। ये देख रहे हो कि इस तरह वाला बन रहा है, 3 डायमेंशनल बस दिखाया हुआ है और कुछ नहीं है, 3 डायमेंशनल है ये। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो देखा ही था 3 डायमेंशनल पिक्चर, और ये 2 पॉजिटिव चार्ज या 2 नेगेटिव चार्ज का ये फील्ड लाइन है। ग्रीन वाला अपना फील्ड प्रोड्यूस किए हुए है, लेकिन बेचारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि इसका रिपल्सन है। बीच में देखो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ बीच में न्यूट्रल पॉइंट है, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, 3 डायमेंशनल दिख रहा है ना भाई, क्लियर है ना। बीच में आएगा न्यूट्रल पॉइंट, फील्ड लाइन समझो ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, पॉजिटिव वाले का भी निकल रहा है और इधर वाला इसके वाले भी निकल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं। ये 3 डायमेंशनली दिखाया हुआ इसलिए ऐसा है, और अगर एक प्लेन में दिखाते हैं तो वो हम लोगों ने देखा ही था ये कैसा रहता था। ये तो 3 डायमेंशनली दिखाया हुआ। ये देखो 2 प्लेट के बीच का एक्चुअल में हम लोग डाइपोल से जैसे मैग्नेट का देखते हैं ना, वैसे ही डाइपोल का समझो, एक पॉजिटिव है समझो प्लेट, एक नेगेटिव है प्लेट, तो इससे फील्ड लाइन समझो निकल रहे हैं। कोई डस्ट फॉर्म ले लें जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता हो, तो वो तुम्हें अलाइन करके ये दिखाएगा। ये है एक्चुअल में 2 प्लेट का, तो बीच में देख रहे हो कि फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है समझो। ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है और ये अगर निगेटिव है,
तो ये फील्ड लाइन देखो यहाँ से निकल रहे हैं, ये फील्ड लाइन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं, ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं। ये कैपेसिटर भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये चैप्टर 2 में आएगा इसका डिटेल। एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट, दूसरा नेगेटिव चार्ज प्लेट, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस कंस्टिट्यूट्स कैपेसिटर, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे देख रहे हो, ये नोटिस में रखना जरा, यहाँ पे एंड पे आकर के ये ऐसे रहता है, एंड पे देख रहे हो ये ऐसे है, बीच में यूनिफॉर्म है, इसको हम लोग एंड इफेक्ट भी बोलते हैं। चलो इसको तुम नोट कर सकते हो, आगे तुम्हें रेफर करूंगा ये कैपेसिटर में। एंड इफेक्ट ये होता है कि यहाँ पे आकर के ये इस तरह से देख रहे हो कि इस तरह से फील्ड लाइंस हैं, एंड में ये ऐसे है, इधर भी एंड में ये ऐसे रहेगा, एंड इफेक्ट। ये है कैपेसिटर, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, कैपेसिटर के बीच का प्लेट, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हें दिख रहा है। चलो इतना नोट कर लिए, फील्ड लाइन समझ गए, जैसे मैग्नेट का होता है वैसे ही ये भी है। हटा दें इसको भाई, हटा दें रोशन, बोलता नहीं है युवराज, जल्दी दिखाओ। आएगा, इसका डिटेल आएगा, बस ऐसे ही तुमने एक नोट कर लिया बस, ठीक है। अभी तो कैपेसिटर का डिटेल आएगा। ये है, शायद दिख नहीं रहा होगा, हाँ नहीं दिख रहा होगा, चलो ये दिख ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं कर सकते। ये है देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का, है ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला फील्ड लाइन। अगर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर हमारा कोई डस्ट फॉर्म में अगर हम लोग लें, जो मैग्नेट का हम लोग फील्ड लाइन जैसे निकालते हैं वैसे ही इसका फील्ड लाइन, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, मान लो एक हमारा नेगेटिव तो दूसरा है पॉजिटिव। इस तरह से फील्ड लाइन यहाँ से समझो निकल रहे हैं और ऐसे देख रहे हो जा रहे हैं भाई, बीच में स्ट्रेट लाइन। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला बिल्कुल बता रहा है स्टोरी, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, इस तरह से निकाल रहा है भाई। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी चाहो तो हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं, फील्ड लाइन के अलोंग हम लोग डस्ट फॉर्म में यूज़ करके। तो ऐसे भी दिखता है, जिस तरह से मैग्नेट का आपने देखा भी होगा, कहीं मैग्नेट का देखा भी होगा। ये है डाइपोल वाला, चलो ये देख लिया तुमने, ये देख लिया प्लेट वाला, तो अब तो कुछ रहा नहीं इसमें। चलो ठीक है भाई, फील्ड सबको याद ही है। अभी हम लोगों ने दो पॉजिटिव वाले का देखा था 3 डायमेंशनल, अभी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले का 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने देखे हैं डाइपोल के। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सीखना है आज, इसलिए ये फील्ड लाइंस तुम्हें दिखा रहा हूँ। और तुम्हें क्या दिखाएंगे, जब ज़रूरत होगा तो दिखाएंगे, अभी के लिए रहने देते हैं, जब ज़रूरत होगा तो मैं फिर दिखा दूँगा। अभी चलो वापस आते हैं और इस पे देखो भाई, अब तक का टॉपिक ध्यान दो, अब तक का टॉपिक जो हो गए हैं, बचे हुए मैं बता रहा हूँ कि आज जो होगा, आज के क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड इसके 2 एप्लीकेशन कराने हैं आज, ये काम आज करने हैं। इसके बाद जो बच जाएगा 2-3 और क्लास लगेंगे, मोर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। वैसे सीबीएसई में यही 2 एप्लीकेशन है, 2 या 3 एप्लीकेशन है, लेकिन और भी एप्लीकेशन 2-4 करा देंगे कॉन्सेप्ट प्रूफ करने के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, ये एक क्लास लग जाएगा इसमें। उसका टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखेंगे, और मोशन ऑफ चार्ज देखेंगे, इसमें लग जाएगा एक क्लास। फिर इसके बाद डाउट डिस्कशन, क्योंकि आपको होमवर्क देंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, तो इसके डाउट डिस्कस करेंगे एक क्लास में। तो इस तरह से आज का क्लास ये है, क्लियर है। स्टार्ट करें, इसके क्लास का देखते हैं हम लोग। फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट मिल चुका है, इसलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आज के क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो एरिया वेक्टर मैंने बताया था लास्ट क्लास में, याद होगा, एरिया वेक्टर बताया था भाई लास्ट क्लास में। तो एरिया वेक्टर होता है जिसमें बताया था कि अगर हमारा कर्व्ड सरफेस है, कोई एब्सेंट तो नहीं था लास्ट क्लास में, एब्सेंट रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई। एब्सेंट रहोगे और कवर भी ना करें तो फिर ये तो केयरलेसनेस है, और केयरलेस वाला जो स्टूडेंट होता है उसके लिए कोई उपाय नहीं होता। तो भाई ये देखो, एक आदित्य समझ रहे हो ना भाई,
फील्ड लाइंस हम लोग देखते थे, फ्लक्स देखने की बात हो रही थी, तो दिस इज एरिया वेक्टर, इसका फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में हम लोग एरिया डायरेक्शन बोलते हैं। एरिया का डायरेक्शन जो होता है आउटवर्ड नॉर्मल होता है, एरिया का डायरेक्शन इज टेकन आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है भाई, अगर प्लेन सरफेस हो तो प्लेन सरफेस से अगर वॉल्यूम इनक्लोज हो रहा हो, अगर प्लेन सरफेस से सर्टेन वॉल्यूम इनक्लोज हो रहा हो, तब तो हम लोग बोलेंगे भाई कि ये एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा, इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। ये सब हम लोगों ने देखा था ना भाई लास्ट क्लास में, युवराज? देखा था सर। आदित्य क्लियर है ना? ठीक है, तो ये सब देखा था। और आइसोलेटेड अगर हमारा एक सरफेस, अगर हमारा कोई भी एरिया वेक्टर अगर आइसोलेटेड अकेले है, कोई वॉल्यूम इनक्लोज नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वहाँ पे कैसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एरिया वेक्टर हमारा एक्यूट एंगल बना रहा है, A1 एरिया वेक्टर। अगर इधर वाला एरिया वेक्टर लोगे तो ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा भाई, ये तो ज़्यादा एंगल बनाएगा, तो जो छोटा एंगल बनाता है उसी को सिलेक्ट करते हैं। सो इस वाले सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर सिलेक्ट होगा वो ये होगा। और कभी दोनों अगर एरिया वेक्टर 90 डिग्री बनाने लग जाए, मीन्स ऐसे अगर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये वाला एरिया A1 ये एरिया A2 दोनों ही 90 डिग्री बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में तुम A1 लो या A2 लो, एक ही बात हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। सो एरिया इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज इन एक्चुअल practice area is not a vector, but we will treat area as a vector in physics to deal with certain concepts like flux and magnetic moment। ये सब जो कॉन्सेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको डील करने के लिए, मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए, समझने और समझाने में इजी हो जाए, एनालिसिस इजी हो जाए, उसके लिए एरिया को हम लोगों ने वेक्टर की तरह ट्रीट किया। अब देखेंगे हम लोग भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और उसका मीनिंग एंड फॉर्मूला क्या है। तो देखो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर ये ऐसे इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन दिखाएं तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई? ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि क्राउडिंग एवरीवेयर सेम है, इट मीन्स ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए पॉइंट ले, यहाँ पे मान लो ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, सी पॉइंट लिया, डी पॉइंट लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ई डी। और ये कितना होता है भाई? तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो ये वैल्यू सपोज करो 10 न्यूटन पर कूलम है, तो 10 न्यूटन पर कूलम एवरीवेयर है, यूनिफॉर्म फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। और ये ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे आई कैप लिख दिया। इसका मतलब किधर हो गया भाई? तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो गया, इधर वाई एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में आई कैप है यूनिट वेक्टर। और मैं लिख रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 10 आई कैप न्यूटन पर कूलम है। तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, 10 आई कैप न्यूटन पर कूलम, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फ्लक्स क्या हुआ? तो फ्लक्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद सर्टेन एरिया होता है। कोई एरिया मान लो हमने लिया, कैसे दिखाएं? मान लो ये रजिस्टर है, हमने देखा कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि इधर एक वॉल है, उसमें मान लो शीट ऑफ चार्ज है, स्प्रे कर दिया है हमने इलेक्ट्रॉन समझो, या पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज वॉल या प्लेट से इस तरह से फील्ड लाइंस तो निकलेंगे भाई, निकलेंगे। ठीक है, ये हमने रख दिया ऐसे प्लेट रख दिया, तो कुछ फील्ड लाइंस तो इसको क्रॉस करके जा रहे हैं भाई। जितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे उतना ही फ्लक्स समझा जाएगा। फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। इसी एरिया को मैं ऐसे ना करके ऐसे कर दूं, तो भाई ऐसे कर दोगे, मान लो इसको हम लोग ऐसे कर दें, इसी एरिया को हम लोगों ने ऐसे कर दिया, ठीक है, इस तरह से कर दें, सेम एरिया तो सेम है बट हमने डायरेक्शन ऐसे कर दिया। अभी जो था ये फील्ड लाइंस देखो, और ज़्यादा अगर क्राउडेड दिखा दें, मीन्स फील्ड का वैल्यू समझो कि 10 से 20 हो गया। तो इस तरह से अगर फील्ड लाइन दिखाते हैं तो यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस कितने क्रॉस कर रहे हैं, दोनों सरफेस को देखा जाए,
कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइन यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। 5 फील्ड लाइन यहाँ 1 2 3 4 5 फील्ड लाइन यहाँ क्रॉस कर रहे हैं 1 2 3 4 5 फील्ड लाइन यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। और इसको अगर मान लो हम लोग ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर दें और ऐसे, अगर ऐसे कर देते हैं थर्ड वाला पोजीशन, तो इस कंडीशन में कितने फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो ओनली 3 क्रॉस कर रहे हैं भाई, ओनली 3 कर रहे हैं। अगर और ऐसे कर दें तो अब तो हमारा 2 ही क्रॉस करेंगे, और ऐसे कर दिया हमने और ऐसे कर दिया, तो अब फील्ड लाइन 2 ही क्रॉस कर रहे हैं, इसको और ऐसे कर दिया। और फील्ड लाइन को अगर मैं ऐसे अगर मान लो इस एरिया वेक्टर को ऐसे कर दूं तो 0 क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे फील्ड लाइन 2 क्रॉस कर रहा है, यहाँ फील्ड लाइन 3 क्रॉस कर रहा है, यहाँ फील्ड लाइन 5 क्रॉस कर रहा है, यहाँ फील्ड लाइन 6 क्रॉस कर रहा था। तो एरिया वही है, बट फील्ड लाइंस यहाँ पे ज़्यादा एसोसिएटेड है, ज़्यादा लिंक्ड हैं। यहाँ कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया। ऐसे कर दें तो जो ऊपर के फील्ड लाइन है ऊपर ही चले गए, नीचे वाले फील्ड लाइन नीचे ही से चले गए, तो इसको तो कोई क्रॉस ही नहीं किया, इससे कोई कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो फ्लक्स 0 है। इससे कोई कम्युनिकेट नहीं किया मीन्स फील्ड लाइन जब इसको क्रॉस करेगा, एक तरफ से आकर के दूसरी तरफ निकल जाए, क्रॉस करेगा तभी फ्लक्स समझा जाएगा। मीन्स फील्ड लाइन को इससे कम्युनिकेट करके, इससे बात करके जाना पड़ेगा, इससे लिंकेज स्टेब्लिश करके जाना पड़ेगा। अगर ऐसे हो जाए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और फील्ड लाइन पता चले कि ऊपर वाला ऊपर ही निकल गया, नीचे वाला नीचे ही से निकल गया, तो कोई फ्लक्स नहीं बना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ भाई, तो मीनिंग वाइज बोलें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज लिंकेज ऑफ सर्टेन एरिया with the electric field line, association of certain area with electric field lines. How much electric field lines are communicating with the area means crossing the area. This will be number of field lines crossing the area is proportional to the flux of this area in this field. इस ओरिएंटेशन में इस एरिया को रखा गया तो इस फील्ड के साथ इतना फ्लक्स बना है। कितना फ्लक्स बना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी होगा, फॉर्मूला भी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में। फ्लक्स का पहले मीनिंग समझे हम लोग, तो फ्लक्स का मीनिंग क्या हुआ, तो इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मीनिंग को क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल समझो। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर नहीं होता बच्चों को, तो एक क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेट्रो के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे चले गए भाई, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप भी वेट कर रहे हो, ऐसे लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। 100 लोग गए मान लो तुम्हारे सामने से, तुम्हें किसी ने कुछ कहा नहीं, या एक कोई मिल गया जान पहचान वाला तो उसने कुछ बोल करके गया भाई कि हाँ भाई कैसे हो, ठीक है ठीक है, चले गए। मीन्स 100 में एक का, 100 पब्लिक गए, उसमें से एक का लिंकेज तुम्हारे साथ इस्टेब्लिश हुआ। अब मान लो तुम्हारे बदले में थोड़ा कोई फेमस पर्सनालिटी हो, मान लो टीवी सीरियल में जो आते हैं वो वहाँ खड़ा हो, वेट कर रहा हो मान लो, तो हो सकता है कि उसको 100 में से 10 लोग उसको जानते हो, तो भाई 10 लोग कुछ ना कुछ बोल के या फ़ोटो खिंचवा के साथ में सेल्फी लेकर के जाएंगे या ऑटोग्राफ लिखवा लेंगे, कुछ तो करके जाएंगे। मीन्स स्टेब्लिश करेंगे, लिंकेज स्टेब्लिश होगा। पब्लिक जा रही है, पब्लिक में से 100 में से 10 का लिंकेज हुआ उस टीवी कलाकार से, तुम्हारे से लिंकेज हुआ 1 का। ठीक है भाई, अब वहाँ पे मान लो अमिताभ जी हों या ऐश्वर्या राय हो या करीना कपूर हो, तो उससे क्या होगा, 100 आउट ऑफ 100 90 लोग कम्युनिकेट करके जाना चाहेंगे भाई। 90 लोग चाहे तो वो देख के रुक के जाएंगे, देख के जाएंगे, या ऐसे करके जाएंगे, या हैंडशेक करके जाएं, या ऑटोग्राफ कुछ तो करके जाएंगे, कुछ तो लिंकेज इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है भाई, कोई ऐसा भी हो सकता है कि 100 में 99 हो जाए, कोई ऐसा भी हो सकता है कि 100 में 100 ही हो जाए। तो हर इंसान का खड़ा हो गया कहीं, तो भाई पब्लिक जो आ रही है उसके साथ कितना लिंकेज है, कितना % लिंकेज है, वो एसोसिएशन, लिंकेज विद द पब्लिक, पॉपुलैरिटी इन द पब्लिक, वही समझो यहाँ फ्लक्स है। फील्ड लाइन आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तुम भैया अपना एरिया लेके बैठे हो। अब ये एरिया लेके बैठे हो और फील्ड लाइन जाए और तुम्हें क्रॉस ही ना करे, क्रॉस नहीं किया मतलब बात नहीं किया तुमसे, चला गया, तो कोई फ्लक्स नहीं बना। जितने अगर तुम ऐसे हो, ऐसे हो सकता है अमिताभ जी हों
इधर से पब्लिक जा रही हो और ऐसे खड़े हो, तो हो सकता है इनमें से 50% लोग ही देख करके पहचान पाएँ और बाकी लोग निकल जाएं, तो 50% ही तो इस्टेब्लिश करेंगे, और ऐसे हो तो ज़्यादा हो जाए। तो वैसे ही ये एरिया वेक्टर ऐसे है तो मैक्सिमम फील्ड लाइन को ये कैप्चर कर सकता है, क्योंकि एरिया ऐसे है, मैक्सिमम फील्ड लाइन को कैप्चर कर सकता है। मैक्सिमम फ्लक्स ऐसे कर दिए तो भाई, ऐसे कर दिए तो अब तो कम ही फील्ड लाइन क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ वाले पहले ऐसे था तो यहाँ वाला भी इस पर लग रहा था, दैट इज क्रॉस कर रहा था। अब ऐसे जब कर दिया तो ये वाला तो ऐसे ही निकल गया, तो ये वाला तो कम से कम क्रॉस कर रहा है, तो इसका फ्लक्स बनेगा। ऐसे कर देंगे और कम फ्लक्स, ऐसे कर दिया तो जीरो फ्लक्स हो गया, ऊपर वाला ऊपर से निकल जाए, नीचे वाला नीचे से निकल जाए। तो फ्लक्स इज नथिंग बट मेजर ऑफ एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ सर्टेन एरिया इन सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक कंसेप्ट? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? मीनिंग कम से कम क्लियर हो गया? तो आप इसको डायग्राम को बनाओ, यहाँ पे डायग्राम को बनाओ। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ये वाला है पोजीशन नंबर 1, यानी ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन, डी पोजीशन और ई पोजीशन। जल्दी से भाई पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और इसको दिखा दो। मैं एक का ओरिएंटेशन दिखा रहा हूँ। इसका एरिया वेक्टर बोलो किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इस एरिया का एरिया वेक्टर ये होगा, बोलो होगा? ये वाला एरिया वेक्टर होगा कि नहीं होगा? भाई स्क्रीनशॉट भेज देंगे या फिर वीडियो ही भेज देंगे, अपना नोट कर लेना, लेकिन यहाँ समझने वाली बात तो पहले कर लो। ये एरिया वेक्टर होगा, क्यों भाई? क्योंकि इधर वाला एरिया वेक्टर फील्ड के साथ, फील्ड तो राइट वर्ड है, तो ये वाला एरिया वेक्टर देखो, दो एरिया वेक्टर हैं पॉसिबल यहाँ पे, एक ये और एक ये। ए वाले पोजीशन के लिए नज़र बोर्ड पे हो भाई ज़रा, तो यहाँ फील्ड लाइन ऐसे है, तो ये वाला एरिया वेक्टर 0 एंगल बना रहा है, यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 एंगल बना रहा है। बट ये वाला अगर देखें, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वाला तो 180 डिग्री बना रहा है भाई एंगल। तो ये A2 जो हम लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 180 डिग्री एंगल बना रहा है और ये वाला 0 डिग्री बना रहा है, इसलिए इस वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसका एरिया वेक्टर ये है। अब फ्लक्स का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो फ्लक्स जो होता है, फॉर्मूला वो होता है बी, ये ई डॉट एरिया। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बी डॉट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो तो ई डॉट एरिया वेक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, एरिया का वैल्यू और कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पे देखोगे तो ई इंटू ए, और कॉस 0 डिग्री है ये, क्योंकि ये यहाँ इस कंडीशन में तो 0 डिग्री एंगल था भाई, रोशन 0 था ना ये, तो ये हो गया ई ए फ्लक्स हो गया ए पोजीशन में ई ए फ्लक्स। कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो ये ई ए फ्लक्स। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई ठीक है। अब यहाँ वाला थर्ड वाले कंडीशन में बताओ, इस वाले कंडीशन में ही बताओ कि एरिया वेक्टर कौन वाला लेंगे, ये A1 लूँ या A2 लूँ? कौन वाला एरिया वेक्टर लेंगे भाई? ये A2 या A1, कौन वाला लेंगे भाई? A1 लेंगे? बता दे भाई सोच समझ करके। A1 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बहुत बढ़िया। ये A1 है, एक्यूट एंगल बना रहा है बेचारा, और ये A2 तो हमारा ऐसे रहेगा, ये वाला रहेगा A2। तो A2 तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, इसलिए इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में सर्टेन एंगल है भाई, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एंगल है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा एरिया वेक्टर लेंगे भाई? यहाँ पे बताओ, डाउनवर्ड वाला या अपवर्ड वाला, कौन वाला लेंगे? यहाँ पे कौन वाला लेंगे? एक ये है एरिया वेक्टर, एक ये है एरिया वेक्टर, तो यही वाला लोगे भाई। और ये एरिया वेक्टर इस फील्ड के साथ सपोज करो ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, लग ही रहा है 60 डिग्री वाला एंगल बना रहा है, नहीं लग रहा? लग रहा है कि ये 60 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, 60 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। तो बताओ भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई डॉट एरिया। ये है फॉर्मूला, कहाँ से आया थोड़ा सा मैं बता दूंगा, वैसे इसका प्रूफ कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ही लोग लिखवाते हैं और सीधा कैलकुलेशन, बट मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्यों आया। फिलहाल इसके यूज़ करें हम लोग तो ई एरिया और कॉस। एरिया तो वही है भाई, एरिया तो उतना ही है, यही वाला एरिया,
2 मीटर स्क्वायर था ये वाला, तो ये भी तो 2 मीटर स्क्वायर है। एरिया तो वही, ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो cos 60 डिग्री लिखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा भाई, EA/2 हो जाएगा, हो जाएगा युवराज, आदित्य, अरे बोल दे भाई। हो जाएगा सर, हो जाएगा, चलो हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। अब इस वाले कंडीशन में देखो एरिया वेक्टर कौन सा लोगे, ये वाला लोगे या ये वाला लोगे, कौन सा एरिया वेक्टर लोगे, A1 लोगे कि A2 लोगे, बोल दो भाई। तो इन दोनों में कोई भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो बताओ इस कंडीशन में फ्लक्स कितने बन जाएंगे, तो फ्लक्स बन जाएंगे E वही, एरिया वही, लेकिन कॉस है 90 डिग्री। तो क्या बन जाएगा फ्लक्स, 0 बन जाएगा फ्लक्स, 0 बन जाएगा फ्लक्स। तो देखो जो फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 0 फ्लक्स, यहाँ पे बताओ फील्ड लाइंस कितने क्रॉस कर रहे हैं, इसको फील्ड लाइंस कितने क्रॉस कर रहे हैं, 0 क्रॉस कर रहे हैं फील्ड लाइन। यहाँ पे कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं भाई, इस वाले में बताओ 3 क्रॉस कर रहे हैं, और इस वाले में कितना कर रहे हैं, 6 कर रहे थे, इस वाले में कर रहे थे 5, इस वाले में कर रहे थे 2। तो देखो भाई हमने जो कैलकुलेट किया है फॉर्मूला से, ये कह रहा है EA फ्लक्स, इस ओरिएंटेशन में EA फ्लक्स, इस ओरिएंटेशन में EA/2 मीन्स उसका हाफ। तो EA अगर 6 के कॉरस्पॉन्डिंग है फ्लक्स, तो ये वाला 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है फ्लक्स, तो हाफ तो हो चुका। और यहाँ देखो साफ हो गया, कोई फील्ड लाइन नहीं क्रॉस किया, 0 हो गया। सो जो जितना ज़्यादा फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है वो देख रहे हैं ओरिएंटेशन चेंज होने पे चेंज हो रहा है, और ये भी बता रहा है, फॉर्मूला भी बता रहा है। सो फॉर्मूला फॉर फ्लक्स इज दिस। तो इसको ज़रा नोट कर लिया जाए, इसको नोट करने में कोई परेशानी नहीं है, ये मीनिंग बताएगा, और बाकी मैं तो अभी लिखवा दूंगा। पहले मीनिंग तो आप दिखा दो, जल्दी से दिखा दो, इसको जल्दी दिखाओ भाई, डायग्राम बना लो। चलो भाई क्लियर है। Electric field line flux is directly proportional to number of lines of force crossing the area। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ flux, यही वाला, is proportional to total number of lines of E crossing the area, crossing the area। Flux is proportional to total number of lines crossing the area। ठीक है भाई, नोट कर लिए, डायग्राम बना लिए, फटाफट बना लो। 3 डायग्राम भी बनाओगे तब भी काम चल जाएगा। एक ये वाला डायग्राम बना लिया, एक ये वाला बना लिया, और एक ये वाला बना लिया, बस इतना ही से काम चल जाएगा। 3 डायग्राम से भी काम चल जाएगा। एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। formula to calculate electric flux। फ्लक्स को कैलकुलेट करने का ये एरिया है। चलो बहुत बढ़िया हो गया। अब ये फॉर्मूला क्यों हुआ ये भी जरा समझ लेते हैं। नोट कर लिए पहलवानों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे के कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो 10 I कैप न्यूटन पर कूलम। तो कैसा फील्ड हुआ ये? यूनिफॉर्म फील्ड हुआ। कैसा फील्ड हुआ? यूनिफॉर्म। अब इस यूनिफॉर्म फील्ड में देखो एक एरिया हमने लिया, ऐसे मान लो, चलो भाई ये एरिया लिया हमने, इस एरिया के थ्रू हम लोग जानना चाहते हैं फ्लक्स, इस एरिया के थ्रू निकालना है फ्लक्स। ठीक है भाई, तो इस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना चाहते हो, मीन्स कितना इफेक्टिवली फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे तो फील्ड लाइन बहुत सारे हैं, कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं।
ठीक है, तो इस एरिया का जो कि एरिया वेक्टर लोगे इसका, वो इस डायरेक्शन में लोगे, इधर वाला तो ऑब्ट्यूज एंगल बना लेगा, इधर वाला अगर एरिया लोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये अगर A2 लोगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इधर वाला ये वाला लेंगे तो ये वाला एक्यूट एंगल बनाएगा। ये A1 है, तो हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे भाई, तो A1 को सिलेक्ट करेंगे। तो A1 है इसका, ये ध्यान देना, चलो ये A1 है, ये है हमारा एरिया, ए ही लिख देते हैं, ये ए एरिया है। A1 A2 तो जब सिलेक्ट करना होता है तो A1 A2 से दिखा देते हैं। फिलहाल ये ए एरिया है, येलो कलर है। इस एरिया वेक्टर का वैल्यू होगा, इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, तो डायरेक्शन ये है। ठीक है, चलो फील्ड के साथ ये डायरेक्शन है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, अब इसमें बात ये है कि यहाँ देखा जाए इस एरिया के दो कंपोनेंट हैं। इस एरिया का हम लोग समझेंगे दो कंपोनेंट, मीन्स एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे जो एरिया था, ध्यान देना, ऐसे जो ये एरिया था, ऐसे ये एरिया, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब इधर एक वॉल हो, इधर से टॉर्च लाइट थ्रो कर दें तो इसका एक शैडो बनेगा ना, छोटा सा एक शैडो बनेगा। ऐसे करेंगे तो बड़ा शैडो बनेगा, ऐसे करेंगे तो छोटा शैडो बनेगा। तो ये है, समझो इसका एरिया या शैडो बोलें। अगर ये वॉल होता तो इस पे शैडो इतना ही बड़ा बनता। दूसरा इधर बनेगा, उसको थोड़ा अलग कलर कर लिया जाए। दूसरा इसका कंपोनेंट ये है एरिया का, दूसरा एक और कंपोनेंट है जो ये है। इस एरिया के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला। अब देखो जो इधर वाला कंपोनेंट है ये है ए, जो कि ये येलो वाला है एक्चुअल में एरिया वेक्टर। इसका जो इधर वाला कंपोनेंट है ये देखो फील्ड के साथ मान लो थीटा एंगल बनाया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसने थीटा एंगल बनाया है। तो ये वाला जो होगा वो एरिया का इधर वाला कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट है ए साइन थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट क्या है भाई, इस एरिया का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में ये कितना है, तो वो है ए कॉस थीटा। इस एरिया का दो कंपोनेंट, ये एक्चुअल एरिया जो हमारा है वो एक्चुअल एरिया ये है, इसका दो कंपोनेंट हुआ, एक ये वाला कंपोनेंट हुआ ए साइन थीटा, और दूसरा ये वाला कंपोनेंट हुआ जो ए कॉस थीटा है। ये ए वाला कंपोनेंट, ये समझो वाइट वाला कंपोनेंट, ये वाला इसका वो है ए कॉस थीटा। अब बताओ कि इस पूरे एरिया में जो येलो कलर वाला एरिया था, ये इस एरिया का ये जो था एक्चुअल एरिया येलो कलर वाला, तो इस एरिया का कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तुम खुद सोचो, ये वाला एरिया कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब फील्ड लाइन ऐसे है, फील्ड लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला कितना है, इसी से तो ये कितना है ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला कितना है, इसी से फ्लक्स बनेगा, ये जितना है उसी से फ्लक्स बनेगा, इससे नहीं बनेगा फ्लक्स, ना ही इससे तो कुछ बनना ही नहीं है। इसका एक कंपोनेंट है जो ए कॉस थीटा, यही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर इसी एरिया को थोड़ा और ऐसे कर देते, इसी एरिया को सोच लो, इसी येलो वाले एरिया को अगर ऐसे कर देते तो इसका इधर वाला कंपोनेंट छोटा हो जाता, इधर वाला कंपोनेंट स्मॉल हो जाता, और इधर वाला कंपोनेंट जो है, जो ये वाला, ये लार्ज कंपोनेंट हो जाता भाई। इधर ज़्यादा कंपोनेंट हो जाता है इसका, इधर वाला ज़्यादा हो जाता है, इधर वाला कम हो जाता। तो भाई कम ही फील्ड लाइन फिर क्रॉस करता, कम ही को कैप्चर कर पाता, तो फ्लक्स हमारा लेस हो जाता। यहाँ पे फ्लक्स हो जाता लेस, इसके रिस्पेक्ट में तो कम से कम हो जाता, क्योंकि यहाँ फील्ड लाइन देख रहे हो 1 2 3 4 क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे तो 1 ही क्रॉस कर रहा है या 2 ही क्रॉस कर रहा है। तो एक्चुअल में एरिया क्या है वो ज़्यादा मतलब नहीं रखता। उस एरिया का फील्ड के परपेंडिकुलर वाला, ये जो ये है एरिया, फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन, ये जो वाइट वाला है, ये वाला कितना है, उससे मैट्रिक्स से फ्लक्स बनता है। इसलिए फ्लक्स में आएगा ज़्यादा। देखो डबल इलेक्ट्रिक फील्ड कर दोगे
तो जहाँ 3 क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे 6 क्रॉस करने लग जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करने का मतलब हो गया कि क्राउडिंग डबल करना। मीन्स जो एरिया 5 फील्ड लाइन को क्रॉस कर रहा था, इसको अगर हम लोग डबल कर दें ऐसे, तो वो अब 10 को क्रॉस करेगा, 10 इसमें से क्रॉस करेगा। पहले 5 क्रॉस करा था, अब 10 क्रॉस करेगा। सो फील्ड को डबल कर दो, फ्लक्स डबल हो जाएगा। मीन्स फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दिस एरिया, ये वाला एरिया ज़्यादा हो जाएगा, फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला एरिया से पूरा मतलब नहीं है, इस एरिया का जो ये कंपोनेंट है, ये इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे भाई? तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे ए कॉस थीटा कंपोनेंट। ये क्या है भाई? तो ए कॉस थीटा कंपोनेंट है। देखो एरिया वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट, इस वाले को हम लोग बोलेंगे ये कंपोनेंट। भाई ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू और डायरेक्शन इसका लिया जाएगा ये, तो ये वाला वैल्यू और ये डायरेक्शन मतलब एरिया का ए कॉस थीटा कंपोनेंट। इट मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू ए कॉस थीटा। सो ये डबल करोगे तो फ्लक्स डबल होगा, ये डबल कर दोगे तो फ्लक्स डबल हो जाएगा। ये अगर 0 हो जाए, अब इसको पूरे एरिया को अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऐसे बना देते तो क्या होता भाई? तो इधर ही पूरा हो जाता, इधर का कंपोनेंट 0 मिलता। तो ऐसे जब बना देंगे तो ये कंपोनेंट ही 0 मिल जाएगा। मीन्स ए कॉस थीटा कंट्रीब्यूट करता है फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करता है फ्लक्स में। मीन्स कितना फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, इसलिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला बन गया कैलकुलेट करने के लिए वो हो गया ई डॉट एरिया वेक्टर। मीन्स जो एरिया वेक्टर है तुम्हारा, इसका इधर वाला कंपोनेंट, फील्ड के डायरेक्शन में कंपोनेंट, फील्ड के डायरेक्शन में कंपोनेंट मतलब ये ए कॉस थीटा जिसका वैल्यू होगा ये, वैल्यू तो ये, बट डायरेक्शन विल बी दिस। किसी एरिया का डायरेक्शन तो उसका परपेंडिकुलर ही होता है। ये वाला जो एरिया है इसका डायरेक्शन ये है, इसमें से एक कंपोनेंट नीचे की तरफ हो गया और एक कंपोनेंट फ्रंट की तरफ हो गया। एक हमारा इधर कंपोनेंट हो गया, ये वाला है, यही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए ये वाला फ्लक्स जो कि ए कॉस थीटा है एरिया का ये वाला कंपोनेंट, इट विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन फ्लक्स। इसलिए ये बन गया फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। समझने के लिए फॉर्मूला फॉर फ्लक्स नोट करना चाहो नोट कर लो। यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ भाई, जल्दी से नोट करो। पॉइंट लिख रहा हूँ, ओनली ए कॉस थीटा कंपोनेंट, ओनली ए कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ एरिया contribute in flux. Hence the formula flux is equal to E dot area ठीक है भाई। ये वाला है, यही कंट्रीब्यूट करेगा रेड वाला, इसलिए ये रेड वाला ही ज़रूरी है, ये रेड वाला ये है, और यही है हमारा ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कंपोनेंट ये रेड वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमारा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स में, रेड वाला। तो यही चाहिए हमें, इसलिए इसको यूज़ करेंगे फ्लक्स के फॉर्मूला में। ए साइन थीटा क्या है मतलब नहीं है, ये हमारा कंट्रीब्यूट नहीं करता, ए कॉस थीटा कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए उसको ले लिया। चलो यहाँ तक समझ गए, नोट भी कर लिया। बोलो भाई आदित्य, अभिषेक, क्लियर हुआ? रोशन, क्या क्लियर नहीं हुआ भाई मेरे? मैंने बोला एरिया का 2 कंपोनेंट होता है ना। इस एरिया वेक्टर जो येलो वाला है, येलो वाले का 2 कंपोनेंट। देखो इधर से बारिश हो रही है, मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल बारिश हो रही है, बचना है तो क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा रेन ड्रॉप को रोक पाए।
अब अम्ब्रेला मान लो बचना चाहते हो तो ऐसे रखते हो ना, जब ऊपर से बारिश हो रहा होता तो ऐसे रखते हो, तब ना बचोगे। ऐसे तरीके ऐसे रखेंगे तो बचेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेन ड्रॉप को कैप्चर करना चाहते हैं तो ऐसे रखोगे, तो ये बनेगा एरिया वेक्टर। वैसे ही इधर से समझो रेनिंग हो रहा है, फील्ड लाइन इधर से आ रहा है, उसको कैप्चर करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर, तो ऐसे रखेंगे, तो ये ऐसे रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे तो ठीक है भाई, मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। लेकिन जब ऐसे रखेंगे तो ये जो एरिया वेक्टर है उसका एक ये वाला है जिसको कि रेड से दिखाया, इस एरिया का कितने फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे, कितने फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे, तो उसका ये वाला जो रेड वाला है ना, तो यही बताएगा कि कितना, ये रेड वाला जो है वो रेड वाला यही बताएगा। ये अगर ज़्यादा ऐसे कर देंगे तो रेड वाला ज़्यादा हो जाएगा कंपोनेंट, तो फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, फील्ड लाइन ज़्यादा कैप्चर होगा। ये जितना ऐसे कर देंगे वैसे ही हमारा ये रेड वाला कम होता जाएगा, इधर वाला कम और इधर वाला बढ़ता जाएगा। इस वाले में देखो इधर वाला ज़्यादा है, तो जब ऐसे कर देंगे तो कोई फील्ड लाइन आया ही नहीं, तो कैप्चर नहीं हुआ, फ्लक्स जीरो हो गया। तो फ्लक्स को हम लोग यानी एसोसिएशन, मैंने बताया कि फ्लक्स क्या है भाई, तो सर्टेन एरिया अपना चुपचाप से खड़ा है, फील्ड लाइन कितना इससे बात करके जाएगा उतना ही इसका फ्लक्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कैसे बात करेगा भाई, तो क्रॉसिंग मतलब बात करना। तो फील्ड लाइन को क्रॉस करने के लिए एरिया को हमें ऐसे दिखाना पड़ता है, तो मैक्सिमम ऐसे किया कम हो गया, और ऐसे किया और कम हो गया, ऐसे किया तो जीरो हो गया, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर ही से चला गया, नीचे वाला नीचे, कोई क्रॉस ही नहीं किया। इसको क्रॉस करना चाहिए, क्रॉस। बोलो, अब क्लियर हुआ? यस सर। तो यही ए जो रेड वाला दिखा रहे हैं वही हमारा कंट्रीब्यूट करेगा। देखो रेड वाला डबल हो जाए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन कैप्चर्ड डबल हो जाएगा। अगर मान लो हमारा ये ए cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डबल हो जाए तो भी हमारा फ्लक्स डबल हो जाएगा। सो फ्लक्स डिपेंड्स यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वैल्यू ऑफ ए cos थीटा, दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। कोई एक डबल होगा फ्लक्स डबल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन कैप्चर्ड डबल हो जाएगा। ट्रिपल होगा तो ट्रिपल हो जाएगा, चाहे ये ट्रिपल हो जाए चाहे ये ट्रिपल हो जाए, कोई भी ट्रिपल हुआ फ्लक्स ट्रिपल हुआ। इसलिए फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो गया। अगर कोई नहीं भी समझा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई पूछता नहीं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सीधा लोग चिपका देते हैं, यही है फॉर्मूला भाई फ्लक्स को कैलकुलेट करने का। और फ्लक्स है क्या, तो वो है लिंकेज। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता, तो फ्लक्स है क्या, तो लोग बोल देंगे सीधा कि इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया, नॉट इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन तुम कितना बनाओगे वो तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तुम इसमें 10 भी बना सकते हो, इसमें 20 भी बना सकते हो, एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में जितना बनाना चाहो बना सकते हो। तो मेजर जरूर है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितना ज़्यादा क्रॉस करेंगे समझेंगे फ्लक्स उतना ज़्यादा है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 4 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ 2 ही फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो भाई ये इससे हाफ हो गया ये, और इधर 0 हो गया, साफ हो गया। तो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आगे मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, फ्लक्स का डेफिनेशन लिखते हैं। चलो तुम भी लिख लो जल्दी से भाई, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो भाई लिखो वाइट से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सर्टेन एरिया, through certain area in an electric field shows the linkage or association of the area in the given field, in the given electric field, and it is मतलब flux is proportional to the total number of field lines, total number of field lines crossing the area। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग द एरिया, इतना से तुम्हारा काम चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हुआ। 3 मार्क्स में आए तो थोड़ा डायग्राम दिखा दोगे, 1 मार्क्स में आए तो सीधा डेफिनेशन चिपका देंगे।
और फॉर्मूला क्या आया, वो फॉर्मूला भी चिपका दोगे भाई, ई डॉट एरिया, फ्लक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग ई डॉट एरिया। और जरा समझो, अगर ये छोटा सा एरिया लेंगे, मान लो बड़ा सा है ये एरिया, बट इसमें हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, ये एरिया एलिमेंट लिया जिसका कि वैल्यू है DA या कुछ लोग इसको बोलते हैं DS, और यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे। अब ध्यान देना भाई, ये छोटा सा एरिया वेक्टर है DA एरिया, तो हम लोग इस DA के थ्रू कितने फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, छोटे से एरिया एलिमेंट के थ्रू कितने फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, मीन्स कितने फ्लक्स बना रहे हैं, तो उसको लिखेंगे d∅, फ्लक्स थ्रू DA, तो d∅ होगा E वहाँ का, वहीं का इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA, ये हो गया छोटा सा फ्लक्स। और तुम अगर टोटल फ्लक्स चाहिए तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, तो ऐसे ऐसे जितने एलिमेंट हैं, बोर्ड पे ध्यान रहे, जैसे जैसे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका आप क्या करेंगे, यहाँ का एलिमेंट जब लोगे, यहाँ का जब DA लेंगे तो यहाँ का फील्ड से डॉट प्रोडक्ट, यहाँ का DA लेंगे तो यहाँ का फील्ड से डॉट प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट्स के डॉट प्रोडक्ट लेते रहेंगे वहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। d∅ को इंटीग्रेट कर रहे हैं और तब जाके मिलेगा हमें टोटल फ्लक्स। क्लियर है यहाँ तक? सो मेन फॉर्मूला फ्लक्स निकालने का हो गया ये E डॉट DA और इंटीग्रेशन, क्योंकि हो सकता है ना भाई कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 10I कैप हो, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 12I कैप हो, तो भाई हर एलिमेंट के लिए अलग अलग फील्ड भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि यूनिफॉर्म फील्ड में हो, नॉन यूनिफॉर्म भी फील्ड हो सकते हैं भाई। तो वैसे कंडीशन में हर एलिमेंट का अपना अपना फील्ड देखने पड़ेंगे। सो E डॉट एरिया वेक्टर ये लिखोगे, फ्लक्स टोटल हो गया। एक चीज और समझ लो, ये तो हो गया छोटा सा फ्लक्स एरिया एलिमेंट के थ्रू। एक चीज और समझ लें भाई कि कभी कभी ऐसे बोला जाता है टोटल फ्लक्स फाई, टोटल फ्लक्स थ्रू, डिटेल लिख दूंगा अलग से। चलो फ्लक्स अगर हम लोग निकालें कि नहीं भाई हमें तो d∅ करने हैं, टोटल फ्लक्स निकालने हैं, लेकिन हमारा जो एरिया एलिमेंट होगा वो इस तरह से होगा कि एक DA यहाँ है तो एक DA ये है, एक DA ये है, ऐसे ऐसे जो DA हैं उससे एक वॉल्यूम इनक्लोज होगा। एग्जाम्पल है फुटबॉल। मान लो फुटबॉल में हम लोग देखते हैं भाई, तो यहाँ का एरिया एलिमेंट, यहाँ का एरिया एलिमेंट, यहाँ का एरिया एलिमेंट, बहुत सारे बने होते हैं ना एरियाज, डिफरेंट कलर के बने होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये DA मिल करके एक क्लोज सरफेस बनाया, DA मिल करके क्लोज सरफेस बनाया। तो ऐसे को हम लोग जब E डॉट DA, मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E डॉट DA यहाँ का, E डॉट DA यहाँ का, E डॉट DA यहाँ का, ऐसे जब E डॉट DA करते जाओगे, यानी कि E डॉट DA करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो टोटल तो मिलेगा। लेकिन ये DA करके, DA ऐड करके अगर ओपन सरफेस रह गया, मतलब दो तरह के सरफेस होते हैं, एक ओपन सरफेस होता है, दूसरा क्लोज सरफेस होता है। ओपन सरफेस मतलब ये समझ लो, ये ओपन सरफेस, छोटे छोटे एरिया को ऐड कर दिया तो चलो ये वाला एरिया में मिल गया नेट। लेकिन क्लोज सरफेस भी होता है, छोटे छोटे मिल करके इसको वॉल्यूम इनक्लोज कर लिया, फुटबॉल की तरह वॉल्यूम, ये एरिया वॉल्यूम इनक्लोज कर लिया, तो उसको बोलते हैं क्लोज सरफेस। जब ऐसा होगा तो इसको हम लोग यहाँ पे सर्कल डाल करके दिखाते हैं। सर्कल डालने का मतलब क्या हुआ भाई कि DA ये DA लेकर के हमने क्लोज करेंगे, DA मिलकर के सारे एलिमेंट लेकर के एक वॉल्यूम इनक्लोज करेंगे। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक यहाँ पे सर्कल डाल देते हैं। सर्कल डालने का मतलब ये हो गया कि DA मिलकर के वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। ये वाला क्या हो गया, ओपन सरफेस के लिए, ये है एक ओपन सरफेस। यहाँ पे DA इंटीग्रेट करोगे तो ये भाई ओपन सरफेस का जो टोटल एरिया होगा वो हमारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, मान लो स्फेयर है, फुटबॉल स्फेयर है, तो 4πr² हो जाएगा। तो ये है क्लोज्ड सरफेस। तो ये हो गया टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। लिखो भाई, फटाफट लिखो। तो ये है फ्लक्स जो कि ऑब्वियसली वेरी स्मॉल है, थ्रू एलिमेंट्री
थ्रू एलिमेंट्री एरिया DA या फिर DS, दोनों को दिखते हैं। ये हो गया टोटल फ्लक्स थ्रू एन ओपन एरिया, और वो ओपन एरिया ये है, और ये हो गया टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। जल्दी लिख लो भाई। लिख लिए आदित्य? Yes, sir. ठीक है, लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ गए, हटा दें इसको। रोशन, हटा दें भाई। रोशन, Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. चलो ठीक है भाई। तो अब देखने हैं, एक क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब एज सोन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल वाले खूब पूछते हैं, इसलिए इसको एक यूनिफॉर्म फील्ड है, एक यूनिफॉर्म फील्ड दिखाएंगे भाई। ठीक है, एक यूनिफॉर्म फील्ड दिखाया। इस यूनिफॉर्म फील्ड में एक क्यूब रखेंगे, एक ये क्यूब है, इस तरह समझो, एक क्यूब है। क्यूब है, इसका अगर लेंथ हम लोग समझे L है, तो क्यूब का एक सरफेस का एरिया हो जाएगा L², एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। फ्लक्स निकालने हैं टोटल, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब एज सोन। देखो भाई, ये कैसे निकालेंगे, इसको जरा समझा जाए, क्या होता है जरा ध्यान से समझा जाए इसको। तो देखो भाई, फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना चाहते हो, क्यूब एक क्लोज सरफेस है, तो इसका मतलब इसके सारे फेसेस के थ्रू फ्लक्स निकालने हैं। मान लो ये फेस नंबर 1 समझते हैं, ये वाला फेस है, इसको नंबर 1 दिया मान लो, तो ये 1 नंबर फेस हो गया, समझो कि चलो 1 नंबर दे देते हैं। ये एरिया वेक्टर इसका इधर लिया जाएगा,
और इसका वैल्यू किधर होगा भाई, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, एल स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर है भाई, तो आई कैप में। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इधर एक्स एक्सिस लेते हो, इधर वाई एक्सिस लेते हो, इधर जेड एक्सिस लेते हो, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो ये एल स्क्वायर आई कैप बोलेंगे। ठीक है भाई, इधर वाले एरिया को क्या बोलोगे, ये वाला जो एरिया है लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो इस वाले एरिया का वेक्टर किधर होगा, तो इस वाले एरिया का वेक्टर इधर ही लिया जाएगा, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं भाई, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर। तो ये जो एरिया होगा A2 मान लो, तो ये भी एल स्क्वायर है बट माइनस आई कैप में है, माइनस आई कैप में है। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है। ठीक है, टॉप वाला सरफेस एरिया को देखें। टॉप वाला सरफेस एरिया तो अपवर्ड लिया जाएगा, और इसका एरिया वेक्टर लिखने पड़ेंगे, तो ये एल स्क्वायर जे कैप हो जाएगा, एल स्क्वायर जे कैप हो जाएगा। और ये बॉटम वाला अगर सरफेस एरिया देखें, बॉटम वाला, तो बॉटम वाला कितना वैल्यू हो जाएगा एरिया का, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा भाई, तो माइनस जे कैप में हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर होगा, ऐसे तो हो जाएगा। ठीक है भाई, अब एक हम लोग ले लेते हैं फ्रंट वाला एरिया, दो और बच गए। ये है फ्रंट वाला एरिया, जो रेड से दिखा रहा हूँ ये है फ्रंट वाला एरिया। तो ये जो फ्रंट वाला एरिया लेंगे, इसको क्या लिखेंगे भाई, ये फ्रंट वाला जो एरिया होगा इसको क्या लिखेंगे, तो दिस एरिया विल बी इक्वल टू वही एल स्क्वायर, लेकिन किधर, के कैप में। उसी तरह से ये बैक वाला एरिया भी होगा, एक बैक वाला ये एरिया है, बैक वाला एरिया ये है। तो इस एरिया को जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा भाई, तो एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर लेकिन माइनस के कैप में, ऐसा लिखेंगे। तो 6 फेस हो गए ना भाई, 6 फेस हो गए। तो नंबरिंग अगर करना हो, चलो 1 नंबर फेस, इधर वाला 2 नंबर फेस, टॉप वाला 3 नंबर फेस, तो इधर वाला 4 नंबर फेस, इधर वाला फ्रंट वाला 5 नंबर फेस, तो ये बैक वाला 6 नंबर फेस। तो फ्लक्स जब निकालना होगा तो यही काम करेंगे, फर्स्ट के थ्रू, सेकंड के थ्रू, थर्ड के थ्रू, फोर्थ के थ्रू, फिफ्थ फेस के थ्रू एंड 6th फेस के थ्रू लेंगे। ठीक है भाई, फर्स्ट फेस के थ्रू क्या हो जाएगा, E इंटू एरिया। E तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइटवर्ड है भाई, ये ग्रीन कलर वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है, एरिया भी राइटवर्ड है, इसलिए एंगल होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, इधर हो जाएगा हमारा कॉस 0 डिग्री। फर्स्ट वाला का हो गया काम तमाम। सेकंड वाले का ये है। तो बताओ भाई, इसका तो फील्ड हमारा इधर है, एरिया इधर है, और फील्ड हमारा राइटवर्ड है, एरिया वेक्टर लेफ्टवर्ड, फील्ड है राइटवर्ड, फील्ड तो राइटवर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे कितना एंगल होगा, 180 डिग्री होगा। तो E इंटू एरिया एल स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, तो 180 डिग्री है। बोलो भाई कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है बट एरिया वेक्टर विल बी टेकन लेफ्टवर्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करें थर्ड नंबर, जो कि टॉप सरफेस है। अब इस टॉप सरफेस वाला इस एरिया वेक्टर का और ये फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये एरिया अपवर्ड है और ये फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस ई एल स्क्वायर और कॉस 90 डिग्री। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बॉटम वाले का, फोर्थ नंबर वाले का बोलो भाई, तो फोर्थ वाले नंबर का क्या हो जाएगा, तो फोर्थ वाले नंबर का हो गया। फिर वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर एरिया वेक्टर है, तो ये क्या हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ई एल स्क्वायर और कॉस अगेन 90 डिग्री। ठीक है भाई, अब तो ये हो गया थर्ड फोर्थ का। फिफ्थ वाले का बोलो, तो फिफ्थ वाले का ये है एरिया वेक्टर और ये है फील्ड लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं, देख लो 90 डिग्री है ना भाई। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इधर फ्रंट वाले का एरिया वेक्टर, जे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आई की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे भाई ई एल स्क्वायर और कॉस 90 डिग्री। और उधर वाले का देखेंगे तो ये भी वैसे ही है भाई, माइनस के कैप में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये भी 90 डिग्री, यानी कि ये भी हो गया ई एल स्क्वायर और कॉस 90 डिग्री। तो अब बताओ ये टोटल फ्लक्स कितना आ गया भाई, तो यहाँ देख रहे हो ई ए कॉस 0 मीन्स ई एल स्क्वायर और ई एल स्क्वायर कॉस 180 डिग्री माइनस हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस होता है, इसलिए ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये तो भाई बाई बर्थ ही 0 है, ये बाई बर्थ ही 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या आया भाई, तो 0 आया। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0। तो ये मिल गया तुम्हें आंसर। दिस इज मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 1 है भाई।
चलो नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू 0। पेन चलाओ भाई, मेन लिख लोगे, बाकी तो तुम वीडियो में अभी डाल ही दूंगा तो आप लिख लोगे। ठाकुर जी, रोशन लिख लेगा ना? यस सर। तो मेथड नंबर 1 हो गया। अब मैं इसका मेथड नंबर 2 दिखाना चाहता हूँ। तो चलो भाई इसका मेथड नंबर 2 देखा जाए। इसका मेथड नंबर 2 है यूजिंग गॉस लॉ। तो देखो भाई मेथड नंबर 2 ऊपर दिखा दे रहे हैं डायग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ मेथड नंबर 2, ध्यान देना भाई। यूजिंग गॉस लॉ, तो पहले बताना पड़ेगा कि गॉस लॉ क्या है भाई। देखो भाई गॉस लॉ साहब ये कहते हैं, गॉस साहब ये कहते हैं कि कभी भी किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, टोटल फ्लक्स ई डॉट डी एस बोलें या ई डॉट डी ए बोलें, ये हो गया टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। तो गॉस साहब का कहना था कि किसी भी क्लोज सरफेस, चाहे किसी भी शेप का हो, कोई भी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस। मतलब अगर ये कोई क्लोज सरफेस है, मान लो इसके अंदर चार्ज है Q1, चार्ज है -Q2, चार्ज है Q3 और इधर चार्ज है Q4, इधर चार्ज है मान लो Q5 या -Q5, तो इधर क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो E डॉट डी एस मतलब ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस क्लोज सरफेस, ये गॉसियन सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना चाहते हैं। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एरिया वेक्टर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ई डॉट डी ए, 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 सबका ई डॉट डी ए हर बार करते जाएंगे, वहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते जाएंगे। तो ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस पूरे के लिए करेंगे। या फुटबॉल रख दिया या क्यूब रख दिया, क्यूब भी तो क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है? हर तरफ से पैक्ड, चींटी इसमें अंदर नहीं जाएगा, चींटी बाहर भी नहीं आएगा। ऐसा क्लोज स्फेयर हो जाए, सिलेंडर हो जाए, दोनों तरफ से पैक्ड, क्यूब हो जाए, हर तरफ से पैक्ड। तो कोई भी क्लोज सरफेस हो तो उसके लिए फ्लक्स उन्होंने बताया कि ई डॉट डी एस जो काम करते हो, दिस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज सरफेस को, ऐसा क्लोज सरफेस जिसके लिए तुम गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिख रहे हो, ये है गॉस लॉ का स्टेटमेंट। अगर गॉस लॉ का स्टेटमेंट किसी क्लोज सरफेस के लिए लिखते हो तो इस क्लोज सरफेस इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सरफेस। इस क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। तो किसी भी क्लोज या गॉसियन सरफेस के थ्रू रन ट्रिप दैट इज टोटल फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस विल बी 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज। तो इनक्लोज इसके अंदर कितना है? Q1 है, -Q2 है, Q3 है, बाहर वाले को नहीं काउंट करते। तो Q1 है, -Q2 है और +Q3 है। तो बस यही हो गया फ्लक्स टोटल एज पर गॉस लॉ। तो हमने देखा भाई कि ये क्यूब भी तो, इस वाले में देख रहे हैं क्यूब भी तो क्या है? क्लोज सरफेस है भाई। अब इस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है? तो इसमें तो चार्ज कुछ भी नहीं है। कैसे समझेंगे कुछ भी नहीं है चार्ज? वो ऐसे समझेंगे कुछ भी नहीं चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे थे, इसमें रखा हुआ था क्यूब। ठीक है भाई, क्यूब रखा हुआ था, बहुत बढ़िया, क्यूब रखा हुआ था। तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, क्योंकि अगर इस क्यूब के अंदर चार्ज हुआ होता, अगर इसके अंदर कोई चार्ज हुआ होता तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता। अगर कोई चार्ज हुआ ही होता तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो जनरेट करता, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से ये अपना फील्ड लाइन जनरेट करता। और फील्ड लाइन जनरेट करता तो यहाँ का फील्ड क्या हो जाता? तो यहाँ का फील्ड देखो क्या हो जाता, यहाँ का फील्ड, ये जो एक्सटर्नल वाला था वो इधर और ये वाला जो है वो अपना इधर। तो इन दोनों का नेट निकालोगे, वही हो जाएगा नेट फील्ड। तो नेट फील्ड तो ऐसे हो जाता। यहाँ पे अगर चेक करना चाहोगे तो एक्सटर्नल वाला तो ऐसे कह रहा है फील्ड है, और ये वाला कह रहा है कि नहीं ऐसे है फील्ड। तो दोनों मिलाकर के रिजल्टेंट जो बनेगा वो ये है फील्ड, E1 + E2, ये वाला हो जाएगा नेट फील्ड। मीन्स अगर इसके अंदर चार्ज होता
तो ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता, ये फील्ड ऐसे मॉडिफाइड हो जाता, ये फील्ड लाइंस ऐसे मॉडिफाइड हो जाता, ये ऐसे नहीं रह पाता। यूनिफॉर्म फील्ड में क्यूब है, फील्ड यूनिफॉर्म ही रह गया, इसका मतलब अंदर में चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज होता तो ये भी अपना फील्ड प्रोड्यूस करता और उससे मॉडिफाई हो जाता। तो फील्ड लाइन तो मॉडिफाइड दिखाए नहीं गए डायग्राम में, तो भाई यूनिफॉर्म फील्ड है, रखा हुआ है। इट मीन्स अंदर में कोई चार्ज नहीं था, इसलिए 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज वाज 0, इसलिए फ्लक्स भी हो गया 0। समझ गए रोशन? सर गॉस लॉ समझ में नहीं आया। अरे गॉस लॉ समझ में नहीं आया तो कहाँ रहता है भाई? गॉस लॉ तो सिंपल यही है, गॉस लॉ यही सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखो गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली फिर से स्टेटमेंट बोल देता हूँ, अलग से लिखवा भी दूंगा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is 1/ε0 times total charge enclosed by the Gaussian surface, total charge enclosed by the closed surface। मतलब किसी क्लोज सरफेस के लिए तुम, अब ये क्यूब भी तो क्लोज सरफेस था, E.ds 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 करते जाओ सबके लिए टोटल फ्लक्स क्या मिलेगा? तो गॉस साहब सीधा बताते हैं भाई, अरे इसके अंदर जितने चार्ज हैं वो डिवाइडेड बाई ε0, जितने चार्ज अंदर में हैं वो डिवाइडेड बाई ε0, बस। तो स्टेटमेंट क्या हो गया गॉस लॉ का? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब नेट सम कर रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E.ds कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रेशन मतलब नेट, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ये जो सर्कल डाल दिया तो थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये स्टेटमेंट है रोशन, इसका मैंने यूज़ कर दिया। स्टेटमेंट अलग से लिखवा दूंगा, फिलहाल ये मेथड नंबर 2 लिख सकते हैं हम लोग। अब समझ गए रोशन? यस सर। हाँ, स्टेटमेंट अभी लिखवा दूंगा, जल्दी से पहले इसको लिखो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से हम लोग नोट कर लिया जाए भाई, इसको फटाफट नोट कर लिया जाए। रेडी 1 2 3 नोट करके हो जाओ जल्दी से फ्री। हो गया भाई? अरे वीडियो डालूंगा तो उससे भी रिवीजन करके लिख सकते हो, ठीक है। अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखो, गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखो। गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय गॉस लॉ? तो यहाँ लिखेंगे भाई, गॉस लॉ लिखो। According to Gauss law, according to Gaussian law या Gauss law, net electric flux through any closed surface, net electric flux through any closed surface, net electric flux through any closed surface is, net electric flux through any closed surface is 1/ε0 times 1/ε0 times total charge 1/ε0 times total charge enclosed by the closed surface, enclosed by the closed surface। closed surface को हम लोग also known as, ऐसे लिखेंगे, also known as Gaussian surface, also known as Gaussian surface, also known as Gaussian surface। तो ये स्टेटमेंट हो गया भाई गॉस लॉ का, ये स्टेटमेंट हो गया। और इस स्टेटमेंट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं भाई, स्टेटमेंट में यहाँ 0 वाला छोड़ दें
तो ये भी स्टेटमेंट के बाद हम लोग लिखते हैं, अगर आएगा मान लो 2 मार्क्स का व्हाट डू यू मीन बाय गॉस लॉ, तो ये तो लिखोगे ही, एक डायग्राम बनाओगे ऐसे कि ये भाई क्लोज सरफेस है, ये एक क्लोज सरफेस है, इसमें चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, और ये हम लोग लिख लेंगे मैथमेटिकली, ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली ये है भाई, ये है मैथमेटिकली इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। ये है गॉस लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है भाई, इसी का तो यूज़ किया हम लोगों ने और ज़ीरो कर दिया क्योंकि क्यूब था एक गॉसियन सरफेस। बोलो क्लियर है यहाँ तक? रोशन बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े आदित्य, बोलो भाई, 2 मिनट में छोड़ने वाला हूँ, छोड़ दूंगा। भुवनेश क्लियर है? चिराग यस सर क्लियर है। रहीन, तान्या क्लियर है? सर क्लियर है। चलो भाई क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्लियर है। तो कुछ मैं वीडियो 2-4 दिखाना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी टाइम देखो निकल रहा है, 2-3 मिनट का मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि अगले क्लास में उसका यूज़ होगा, माइंड में सेट हो जाना चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ, देखो भाई, दिखा दे भाई, दिखा दे क्या है। ये देखो गॉसियन सरफेस है, ये देखो गॉसियन सरफेस है भाई, इसमें हम लोग देखो, इसको माइंड में सेट रखो। लगता है ऊपर कुछ फंसा हुआ है, कबूतर भगवाना पड़ेगा, आवाज़ कर रहा है बहुत। चलो भाई देखो, इसमें तुमने ये देखो, एक गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस भागता हुआ आया, एक डाइपोल है ये। अभी बोलो कितना है फ्लक्स, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है फ्लक्स? यहाँ पे क्या है फ्लक्स अभी गॉसियन सरफेस के थ्रू? नेगेटिव फ्लक्स है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इनक्लोज कर रखा है, नेगेटिव फ्लक्स है। अब बताओ कितना फ्लक्स है? 0 फ्लक्स है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, नेट चार्ज है 0। अब बताओ कितना फ्लक्स है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है फ्लक्स? पॉजिटिव है, फील्ड लाइन निकल रहे हैं, पॉजिटिव है। अब क्या है? अब नेगेटिव है फ्लक्स। अब क्या है? नेगेटिव है। और अब क्या है? 0 है फ्लक्स, चार्ज है ही नहीं उसके अंदर, चार्ज है ही नहीं उसके अंदर। तो ये बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये कोई गॉसियन सरफेस आया, क्लोज सरफेस आया, समझो स्फेरिकल टाइप आया, और इसने इसको इनक्लोज किया है, तो अभी नेगेटिव फ्लक्स है, सब अंदर अंदर जा रहे हैं, नेगेटिव फ्लक्स। जब फील्ड लाइन बाहर की तरफ आते हैं तो बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। अब यहाँ के कंडीशन में जितने बाहर जा रहे हैं उतने ही अंदर आ रहे हैं, तो नेट चार्ज, नेट फ्लक्स 0। बाहर जितने जा रहे हैं उतने ही अंदर आ रहे हैं, तो नेट फ्लक्स 0। अब बाहर जा रहे हैं, देखो बाहर जाते हुए में पॉजिटिव फ्लक्स बोलते हैं, जरा ध्यान देना। बाहर जाते हुए कंडीशन में पॉजिटिव फ्लक्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी जरा समझो। यहाँ देखो एरिया वेक्टर लोगे आउटवर्ड नॉर्मल, फील्ड भी उधर ही है, फील्ड भी उधर ही है, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं? अरे भाई यहाँ पे देख रहे हो कि फील्ड इधर है, एरिया भी इधर है, एक्यूट एंगल बन रहा है, तो पॉजिटिव फ्लक्स। यहाँ देख रहे हो एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड भी उधर ही है, एरिया इधर है, फील्ड भी उधर ही है, एरिया इधर है, फील्ड भी उधर ही है, एरिया इधर है तो फील्ड भी उधर ही है, एरिया इधर है, फील्ड भी उधर ही है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है? ये पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स। जब फील्ड आउटवर्ड निकले तो पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक भाई? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये। ठीक है, समझ गए हम लोग। और ये देखो दूसरा एग्जांपल, ये है एरिया चेंज हो रहा है, हम लोग रजिस्टर का एरिया ही चेंज कर रहे हैं, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन देखो, येलो मतलब नो क्रॉसिंग, ग्रीन मीन्स क्रॉसिंग। तो देख रहे हो कि यहाँ पे फ्लक्स सब मैक्सिमम हो गया, ज़्यादा एरिया बढ़ने से यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है, कम होने से कम हो रहा है। एरिया ही चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा था, एरिया ही चेंज हो रहा था। अब देखो फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है, अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड, अब देखो ये क्या हो गया? वीक फील्ड, तो देखो फ्लक्स कम हो गया, ग्रीन वाले कम हो गए। अभी देखो वीक फील्ड हो गया और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने से अब ज़्यादा फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। अब देखो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे
3 ही है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम फ्लक्स, ये है कम फ्लक्स। तो तीन फैक्टर हैं भाई फ्लक्स को डिसाइड करने में, 3 फैक्टर हैं। ये जो फ्लक्स होता है E A cos थीटा, फर्स्ट वाला देखा कि एरिया चेंज हो रहा था, सेकंड में देखा फील्ड चेंज हो रहा है, और अभी देखा ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। यही तो देखा था अभी, 3 फैक्टर हुए। सबसे फर्स्ट फैक्टर मैं इसको रिपीट करा देता हूँ, कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ। पहला वाला एरिया चेंज, देख रहे हो एरिया चेंज हो रहा है, कभी छोटा रजिस्टर लिया कभी बड़ा रजिस्टर लिया, तो एरिया चेंज वाला है। तो एरिया चेंज से भी फ्लक्स चेंज होता है, देखो जितना ग्रीन उतना ज़्यादा फ्लक्स, एरिया चेंजिंग। अब इतना ग्रीन हो गए ज़्यादा फ्लक्स हो गए, कम फ्लक्स हो गए। अब एरिया चेंज के बाद हम लोगों ने देखा भाई कि इसके बाद अब हम लोग फील्ड का चेंज देखेंगे। देखो यहाँ पे फील्ड ही चेंज हो रहा है, देखो फील्ड का क्राउडिंग बढ़ रहा है, मीन्स फील्ड स्ट्रॉन्ग तो ज़्यादा फ्लक्स, फील्ड वीक कम फ्लक्स, देखो एक ही रह गया, फील्ड स्ट्रॉन्ग तो ज़्यादा फ्लक्स। तो फील्ड पे हम लोगों ने देखा कि फील्ड पे भी डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्गर फील्ड ज़्यादा फ्लक्स, वीक फील्ड कम। अब ये ओरिएंटेशन वाला दिखा रहा है कि ओरिएंटेशन हमारा जब 0 डिग्री एंगल हो, एरिया ऐसे है फील्ड भी ऐसे है, तो मैक्सिमम फ्लक्स है। ओरिएंटेशन चेंज हुआ, ये 60 डिग्री बन गया तो हमारा फ्लक्स हमारा कम हो गया। ठीक है, तो ये तीनों का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये। चलो एक और चीज़ तुम्हें माइंड में सेट कर लो भाई, एक तो ये याद रखना, और एक बस ये आप माइंड में ज़रूर सेट रखो। एक वायर है, चार्ज वायर, इस चार्ज वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेंगे? तो भाई कोई टेस्ट चार्ज रखोगे अवे, कोई भी टेस्ट चार्ज रखोगे अवे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखे पॉजिटिव, ये चार्ज वायर है तो अवे। तो इस तरह के फील्ड लाइंस इससे निकल रहे हैं, इस वायर से फील्ड लाइन इस तरह के निकल रहे हैं, ये ध्यान रखना। और ऐसा एक सिलेंडर ले लें जिसके एक्सिस पे ये वायर हो, तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है और फील्ड है 0 एंगल बनाएगा। यहाँ पे देखोगे ये एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर यहाँ पे इधर है, फील्ड भी इधर है, तो कितना एंगल बनाएगा? 0 एंगल बनाएगा भाई। यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर इधर है तो फील्ड भी इधर ही है, 0 एंगल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है भाई। तो इस तरह से चल रहा है। देखो यहाँ पे देखे एरिया वेक्टर इधर, फील्ड भी इधर, तो 0 एंगल। कर्व जितने भी सिलेंडर के कर्व सरफेस हैं सब पे 0 एंगल बना। क्या लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करना है, वो तुम्हें नहीं ध्यान देना है भाई। तुम्हें जो ध्यान देने हैं बस इसका शेप ध्यान रखना, माइंड में होना चाहिए। इसके फील्ड लाइन कैसे निकल रहे हैं बस ये देखना है तुम्हें। फील्ड लाइन अवे फ्रॉम द एक्सिस, ये एक्सिस है समझो, तो अवे फ्रॉम द एक्सिस, अपनी तरफ देखोगे अपनी तरफ, उधर देखोगे उधर, ऐसे। ये है सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे, कहीं भी देखो, यहाँ कर्व्ड सरफेस पे देखोगे एरिया इधर ही फील्ड इधर ही, यहाँ देखोगे उधर ही, यहाँ देखोगे एरिया इधर ही फील्ड इधर ही, यहाँ देखेंगे एरिया इधर ही है फील्ड इधर ही है, यहाँ देख रहे हो एरिया इधर है तो फील्ड भी उधर है, तो 0 एंगल। कर्व्ड सरफेस पे 0 एंगल। और जो टॉप सरफेस पे देखोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे है और फील्ड तो हमारा ऐसे है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। बोलो ठीक है, ये इतना माइंड में रहेगा। फील्ड लाइन इस तरह से एक्सिस से अवे फील्ड लाइन है, और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस जो भी होंगे उससे अवे इस तरह से निकलते रहेंगे, परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ का तुम्हारा एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा, तो फील्ड हमारा ऐसे है, यहाँ पे अलग है। माइंड में रहेगा रोशन? बोलो भाई। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे, होमवर्क। ये होमवर्क आपको पहले ही दे रखा है। ये जो एक चैंपियन का वो है, प्रीवियस ईयर का बुक है, उसमें पेज नंबर 5 बाई चैप्टर 1 में चले जाना, पेज नंबर 5, उसमें क्वेश्चन 1 to 10 आपको सॉल्व करके उसके फ़ोटो व्हाट्सएप पे मुझे भेज देने।